हाँ, तो आज अपन जो लैंथेनाइड्स के सोल्ट्स हैं, यदि एक ही विलियन में हो तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे। यानी एक विलियन में अपने पास एक से ज़्यादा लैंथेनाइड्स हैं तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ कुछ ये क्लासिकल मेथड्स दे रखे हैं जिसमें अपने पास फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन है, फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन है और वैलेंसी चेंज मेथड है। ये कुछ यहाँ पर मॉडर्न मेथड दे रखे हैं। आयन एक्सचेंज मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है और टीएलसी मेथड्स हैं अपने पास। तो इन मेथड्स को अपन शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। देखो, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट ये है कि यदि अपने पास किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्ट्स हैं, तो सबसे पहले यदि हम उनको प्रेसिपिटेशन करेंगे तो जो कम सोल्यूबल है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब अपन जानते हैं कि लैंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी क्रम से घटती जाती है। अब यदि घटती जाती है तो हम कोई प्रेसिपिटेशन डेवलप करने वाला एजेंट इसमें डाल दें, जैसे NH4OH डालते हैं। तो NH4OH डालने पर जो सबसे कम सोल्यूबल है, और सबसे कम सोल्यूबल कौन सा है अपने पास, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। इसके बाद में ये बैक क्रम में चलेगा लैंथेनाइड्स में, और सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा, लैंथेनम। इस प्रकार अपन सभी लैंथेनाइड्स को उनके हाइड्रोक्साइड्स के रूप में NH4OH डाल करके अवक्षेपित कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे दूसरा मेथड काम करता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी यही कहता है कि यदि अपने पास किसी एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्ट्स हैं तो जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है, सबसे पहले उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर उससे नेक्स्ट का, फिर उससे नेक्स्ट का, और सबके लास्ट में उस कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन होगा जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब अपन जानते हैं कि लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक सोल्यूबिलिटी घटती जाती है। तो यदि अपन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे इन सोल्ट्स के रूप में, नाइट्रेट, सल्फेट, ब्रोमेट, परक्लोरेट के रूप में, तो सबसे पहले ल्यूटीशियम का क्रिस्टलाइजेशन होगा और सबके लास्ट में इसी क्रम में चलते रहेंगे और लैंथेनम का क्रिस्टलाइजेशन होगा। इस तरह से अपन क्रिस्टल्स को सेपरेट करते रहेंगे और लैंथेनाइड्स का सेपरेशन कर लेंगे। तीसरा जो क्लासिकल मेथड है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। और ये भी क्या है कि पहले किसका डिकम्पोजिशन होगा और सबके लास्ट में किसका डिकम्पोजिशन होगा। तो देखो, अपने पास लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ यदि जाते हैं तो सबसे पहले किसका डिकम्पोजिशन होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हैं। और कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होते हैं, जो ल्यूटीशियम के कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले कौन डिकम्पोज होगा, ल्यूटीशियम के कंपाउंड डिकम्पोज होंगे, और सबके लास्ट में यानी जिसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है वो कौन से होंगे अपने पास, लैंथेनम के जो सोल्ट्स होंगे वो डिकम्पोज होंगे। यहाँ ये एक सिंपल सा कंसेप्ट दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना। पर याद रखना आप, सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन होगा वो ल्यूटीशियम के कंपाउंड्स होगा और सबके लास्ट में जो डिकम्पोजिशन होगा वो लैंथेनम के कंपाउंड्स का होगा। अब अपन वैलेंसी चेंज मेथड के बारे में देखते हैं। तो क्या कहता है वैलेंसी चेंज मेथड। देखो, वैलेंसी चेंज मेथड का बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन से अपने पास लैंथेनाइड्स हैं जिनका अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से वैलेंसी चेंज कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो सीरियम है और यूरोपियम है, इन दो को ही अपन आसानी से वैलेंसी चेंज कर सकते हैं इन दोनों की। जैसे सीरियम है तो इसको अपन +3 से +4 में ले जा सकते हैं, जो यूरोपियम की +3 होती है उसको अपन +2 में ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि वैलेंसी चेंज मेथड कौन से लैंथेनाइड्स के लिए उपयुक्त है। तो आप याद रखना ये दो के लिए उपयुक्त है, एक तो सीरियम और दूसरा यूरोपियम। अब अपन सीरियम जो +3 है इसको अपन +4 में ले जाएंगे। +4 में ले जाने के लिए यहाँ पर अपन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के पश्चात सीरियम +4 में आ जाएगा। +4 में आने के पश्चात जनरली ये इस फॉर्म में क्या हो जाता है, अपने पास अवक्षेपित हो जाएगा, और अन्य जो लैंथेनाइड्स हैं वो सॉल्यूशन में रहेंगे और उस अवक्षेप को अपन क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे।
फिल्टर कर लेंगे तो अपने पास जो सीरियम +4 है वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड सिर्फ इन दो के लिए उपयुक्त है, अन्य लैंथेनाइड्स के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कुछ और इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको आप पढ़ लेना। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सीरियम के साथ साथ यूरोपियम में भी ये मेथड काम में ले सकते हैं। तो यूरोपियम जो +3 है उस +3 को हम किस में ले जा सकते हैं, +2 में ले जा सकते हैं। और +2 में ले जाने के लिए वो जो पहले अपन ने पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डाल सकते हैं, जिंक अमलगम के साथ इसका क्या करा सकते हैं अपन, रिडक्शन करवा सकते हैं और यूरोपियम सल्फेट के रूप में इसको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये मेथड सिर्फ सीरियम और यूरोपियम के लिए उपयुक्त है, अन्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अब मॉडर्न मेथड्स की बात करते हैं, और मॉडर्न मेथड्स में भी सबसे पहले अपन आयन एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं। और आयन एक्सचेंज मेथड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, पूरी डिटेल से नहीं पूछता, सिर्फ इसमें ये पूछता है कि सबसे पहले जो आयन एक्सचेंज मेथड में लैंथेनाइड आयन आएगा वो कौन सा बाहर आएगा कॉलम से। तो सबसे पहले कॉलम से कौन बाहर आएगा इसका डिस्क्रिप्शन भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस मेथड को शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए अपने पास कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें लैंथेनाइड आयंस हैं। इन लैंथेनाइड आयंस के एक्वस सॉल्यूशन को अपन रन डाउन करते हैं कॉलम के थ्रू, और उस कॉलम में रेजिन के रूप में क्या भरा होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन के रूप में DOX50। DOX50 में SO3H समूह होते हैं। अब जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन जब अपन इस रेजिन से पोर करते हैं, इस रेजिन में डालते हैं, तो रेजिन के अंदर जो SO3H समूह होते हैं, एसिडिक समूह होते हैं, तो ये एसिडिक समूह यानी जो H+ आयंस हैं वो बाहर यहां से निकल जाएंगे, और जो लैंथेनाइड आयंस हैं वो किसके चिपक जाएंगे, रेजिन के। तो रेजिन के कौन चिपक जाते हैं, लैंथेनाइड आयंस। बस यहीं पर एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अपने लैंथेनाइड आयंस का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, लैंथेनाइड आयंस का अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो क्या होगा, जो लैंथेनाइड आयन हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, और हाईली हाइड्रेटेड कौन होते हैं, जो लास्ट वाले लैंथेनाइड्स हैं, अर्थात सबसे ज्यादा जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी जिसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, वो कौन सा है अपने पास है, ल्यूटीशियम है। तो ल्यूटीशियम का आकार बढ़ गया, क्यों, ल्यूटीशियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा जुड़ गए। ज्यादा जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण जो Lu3+ है वो इस रेजिन के स्ट्रोंगली नहीं चिपकता है, यानी इसके साथ वीकली बाउंडेड रहता है, कौन, ल्यूटीशियम। और लैंथेनम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो वो थोड़ा सा स्ट्रांगली चिपक जाएगा। तो रेजिन के कौन स्ट्रांगली चिपका हुआ है, याद रखना, लैंथेनम। कौन वीकली चिपका हुआ है, ल्यूटीशियम। अब रेजिन के ये लैंथेनाइड आयंस तो चिपक गए, अब इन लैंथेनाइड आयंस को अपन क्या करेंगे, उस रेजिन से छुड़ा करके लाएंगे, और उस रेजिन से छुड़ा करके लाने के लिए अपन इसमें क्या डालते हैं, इल्यूटिंग एजेंट डालते हैं। अब इल्यूटिंग एजेंट के रूप में याद रखना कई प्रकार के इल्यूटिंग एजेंट्स काम में लिए जा सकते हैं, जैसे यहां पर साइट्रिक एसिड और अमोनियम साइट्रेट का सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं, आप ये भी काम में ले सकते हैं। तो जब ये इल्यूटिंग एजेंट उस कॉलम में से पोर किया जाता है तो क्या होगा, अब जैसे ही ये इल्यूटिंग एजेंट उस रेजिन से जाएगा तो रेजिन से जुड़े हुए जो वीकली बाउंडेड Ln3+ आयंस हैं, अर्थात जो ल्यूटीशियम आयन है, सबसे पहले वो ल्यूटीशियम आयन उस रेजिन से यहां से मुक्त हो जाएगा और साइट्रेट के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में वो कॉलम से बाहर आएगा। तो कॉलम से सबसे पहले कौन बाहर आएगा, ये याद रखना, कॉलम से सबसे पहले कौन बाहर आएगा, ल्यूटीशियम सबसे पहले बाहर आएगा, फिर इट्रिबियम, फिर ये सीरीज चलती जाएगी, और सबके लास्ट में कौन आएगा, लैंथेनम 3+ आयन। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम ये लाइन जरूर याद कर लेना कि कॉलम से सबसे पहले कौन बाहर आएगा, ल्यूटीशियम 3+, और लास्ट में कौन बाहर आएगा, La3+। किसमें, आयन एक्सचेंज मेथड में। इसी तरह से सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को भी काम में अपन ले सकते हैं। सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यहाँ पर दे रखा है, देखो जो लैंथेनाइड आयंस अपने पास, उसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3, और इधर कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको शॉर्ट में TBP बोलेंगे, ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट, अर्थात दो लेयर होगी, एक HNO3 की लेयर होगी अपने पास और एक TBP की, और TBP की लेयर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और इस लेयर में क्या होते हैं, थोड़े से कम सोल्यूबल होते हैं, कौन, लैंथेनाइड 3+ आयंस। अब क्या होगा अपने पास,
कि जो अपने पास है तेरी